हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आलोक शर्मा, आर्ट टीचर JNV डूंगरपुर। ये मैंने लैंडस्केप बनाया है स्टूडेंट्स को ये सिखाने के लिए कि लैंडस्केप पेंटिंग और पर्सपेक्टिव क्या है। नवोदय विद्यालय के विजुअल आर्ट के सिलेबस में लैंडस्केप पेंटिंग और पर्सपेक्टिव ये दोनों है। तो पर्सपेक्टिव में यहाँ ये पूरा जो दृश्य है इसके माध्यम से समझाऊंगा और पर्सपेक्टिव के नियमों का उपयोग करते हुए मैंने किस प्रकार से ये लैंडस्केप बनाया है ये मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं समझाता हूँ परिप्रेक्ष्य, जिसे इंग्लिश में बोला गया है पर्सपेक्टिव। परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि वो वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा 2 डायमेंशनल यानी द्विआयामी चित्र भूमि पर पेंटिंग में ड्रॉ की गई वस्तुओं को 3 डायमेंशनल प्रभाव दिखाते हुए ठोस और प्रमाण युक्त बनाया जाता है। इस विधि में आकृति का कुछ भाग अदृश्य और कुछ भाग का क्षय हो जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जिस प्रकार दूर की वस्तुएं छोटी दिख रही हैं और पास की वस्तुएं बड़ी दिख रही हैं, इस प्रकार डिस्टेंस पर जो ट्रीज हैं उनको देखिए आप लोग, उनके साइज़ छोटे और पास का जो ट्री है उसका साइज़ बड़ा है। तो उसी प्रकार से इस चित्र में भी वही अनुपात रखा गया है। तो अनुपात का ये जो नियम है यही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। परिप्रेक्ष्य ज्योमेट्री से भी संबंधित है। परिप्रेक्ष्य को मध्य प्रक्षेपण, सेंट्रल प्रोजेक्शन या सेंट्रल पर्सपेक्टिव या लीनियर और ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। यूरोप के जागरणकालीन कलाकार परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सपाट चित्र भूमि को अग्रभूमि फोरग्राउंड यानी ये वाला हिस्सा आगे का और पृष्ठभूमि के रूप में विभाजित करते थे। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जिसमें क्षितिज है मुख्य रूप से। चित्र के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं रेखा और रंग यानी लाइंस और कलर्स। इन्हीं के आधार पर परिप्रेक्ष्य के 2 प्रमुख वर्ग विभाजित किए गए हैं, जिसमें पहला है रेखीय क्षय वृद्धि यानी लीनियर पर्सपेक्टिव। रेखीय क्षय वृद्धि के अंतर्गत रेखा के माध्यम से वस्तु को व्यक्त किया जाता है, जिसमें वस्तु के निकट व दूर या रूप के दृष्टि के निकट एवं दूर के भागों में आकारगत परिवर्तन और आकृति के रूप क्षय को रेखीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर दिखाया जाता है, जिसमें पृष्ठगामी समानांतर रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर कोण बनाती हुई दिखाई देती हैं। यही रेखीय क्षय वृद्धि कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स हैं इसको अगर सीधी लाइन में ले जाकर यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बनाई जाए तो यहाँ क्षैतिज रेखा पर जाके मिलेगी ये लाइन, और इसी प्रकार यहाँ से भी ये लाइन जाकर क्षैतिज रेखा पर मिलेगी। तो ये जो शॉर्टनिंग है जिससे डिस्टेंस पे आ जाते हुए छोटा किया गया है इस बिल्डिंग को, एक्चुअल में बिल्डिंग क्या ऐसी होती है? नहीं, ये जो कॉर्नर्स हैं ये एकदम बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस जगह पर हैं इसलिए हमको डिस्टेंस की जो दीवार है वो छोटी और पास की बड़ी दिखाई दे रही है। यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल आभास है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी चित्र में एक फ्लैट सरफेस पर, क्योंकि ये 2D है, तो 2D पर हम 3D को कैसे दिखाएं, इसलिए इस समस्या के समाधान करने के लिए इस नियम का पालन करते हुए चित्रण किया जाता है। इसी प्रकार जो बिल्कुल सेंटर में जो चबूतरा है इसको भी आप देखिए। इसको देखने से लगता है कि आर्टिस्ट ने चबूतरे के बिल्कुल बीच में खड़े होकर भी ये पेंटिंग बनाई है, जो कि वास्तव में है भी। तो अगर इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन या क्षितिज रेखा पर जाकर मिलेगी और लेफ़्ट की लाइन भी क्षितिज रेखा पर जाकर ये दोनों लाइंस यहाँ मिल जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेल की पटरियाँ डिस्टेंस पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यही लीनियर परिप्रेक्ष्य है, रेखीय परिप्रेक्ष्य,
जबकि रेल की पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सब जगह समान होता है, लेकिन हम क्योंकि किसी विशेष प्रोजेक्शन से देख रहे हैं इसको, इसलिए हमको ये इस टाइप का दिखाई देता है। परिप्रेक्ष्य का दूसरा प्रकार है वातावरणीय क्षय वृद्धि या वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहा गया है एरियल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ एरियल शब्द से आप लोग समझ चुके होंगे, एयर वातावरण, यानी वातावरण के प्रभाव से दूर जाते जाते जो वातावरणीय गैसों और दूरी की वजह से दूर के जो रंग हैं जो धुंधले हो जाते हैं या दूर की आकृतियाँ जो अस्पष्ट हो जाती हैं, उसी को वातावरणीय परिप्रेक्ष्य या एरियल पर्सपेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ आप स्पष्ट देख लीजिए, जैसे ये पेड़ है, इसमें बहुत माइन्यूट वर्क किया गया है। ये फ्लावर्स एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ज़मीन पर पड़े हुए फ्लावर्स भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये दूर जो पेड़ हैं इसमें फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं या अलग से पत्तियाँ कुछ दिखाई दे रही हैं? नहीं, ये सब मिक्सअप बनाया गया है। यही एरियल पर्सपेक्टिव है कि दूर की वस्तुओं को मध्यम धुंधला और धूमिल रंग का बनाने पर वो डिस्टेंस अपने आप ही एक्सप्रेस हो जाता है चित्र में। अब इसमें देखिए पास का जो पेड़ है, इसमें पत्तियों में कितना माइन्यूट वर्क हुआ है, और ऐसा वर्क अगर मैं इधर कर दूं डिस्टेंस के ट्रीज़ में तो ये एकदम अननेचुरल हो जाएगा, फिर इसमें डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। यानी संक्षेप में कहें तो एरियल पर्सपेक्टिव या वातावरणीय परिप्रेक्ष्य दिखाते समय प्रकाश, वायु और दूरी का प्रभाव चित्र में दिखाई देना चाहिए। तो ये तो हो गए परिप्रेक्ष्य के दो प्रकार, रेखीय परिप्रेक्ष्य और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। लेकिन इसके अलावा भी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कुछ विशेष स्थितियों के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। इनमें पहला है चित्रतल, पिक्चर प्लेन। भौतिक रूप से देखें तो चित्रतल ये चित्र का ये सरफेस है, ये सतह है जिस पर कोई पेंटिंग बनाई जाती है, लेकिन वास्तव में ये वस्तु एवं रचनाकार की दृष्टि के विस्तार का वो स्थान है जो पारदर्शक और काल्पनिक है। यहाँ वस्तुएं वैसी ही दिखाई देती हैं जैसा उनको दृष्टि देखती है। जिस तरह हम खिड़की से किसी एक विशेष एंगल में बैठकर बाहर देखेंगे तो उतना ही दृश्य दिखाई देगा जितना उसके फ्रेम में आता है। इसी प्रकार चित्रित आकृति भी वही रूप ग्रहण करती है जैसी दर्शक को दिखाई देती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है क्षितिज रेखा, हॉरिजॉन लाइन। ये तो स्वाभाविक रूप से आप लोग समझते होंगे कि क्षितिज रेखा यानी वह रेखा जहाँ आसमान और ज़मीन ये मिलते हैं। ये रेखा जहाँ पर ज़मीन का अंत नज़र आता है, डिस्टेंस, जो कि एक भ्रम है वास्तव में, लेकिन क्योंकि चित्र में हमको इस महत्वपूर्ण तथ्य पे ध्यान देना होता है कि क्षितिज हमेशा डिस्टेंस पे होता है, ये बैकग्राउंड में होता है। क्षितिज की वस्तुएं आमतौर पर धुंधली ही दिखाई जाती हैं। क्षितिज रेखा की वैज्ञानिक परिभाषा ये है कि पेंटिंग के सरफेस पर चित्रकार की दृष्टि के सबसे निकट के बिंदु को आधार मानकर बाएं से दाएं खींची गई पड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्षितिज रेखा कहते हैं। इसे ही दृष्टितल या आई लेवल भी कहा जाता है। यह रेखा काल्पनिक होती है जिसकी ऊंचाई रचनाकार की धरातल पर स्थिति से निर्धारित होती है। क्षितिज रेखा भूदृश्य चित्रण में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि बिंदु या पॉइंट ऑफ साइट। क्षितिज रेखा के मध्य में एक काल्पनिक बिंदु होता है जो दर्शक की आंख के ठीक सामने होता है। इस बिंदु की कल्पना किए बिना आकृति के सामने का भाग सही अंकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बिना चित्र का स्वरूप विकृत हो सकता है। इस बिंदु का फैलाव 90 डिग्री तक माना जाता है और वस्तु आकृति को बनाते समय उन्हें परिप्रेक्ष्य में दिखाने के लिए बाहर का फैलाव कम कर दिया जाता है, क्योंकि बाहर की ओर जाते हुए आकार क्रमशः विरूपित हो जाते हैं।
अगली महत्वपूर्ण परिभाषा चित्र के बारे में जाननी जो आवश्यक है परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, वो है स्थिर बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट। स्थिर बिंदु ये वह स्थिति है जहाँ से दृष्टि किसी को देखती है। इस बिंदु की स्थिरता ही आकृति के सही परिप्रेक्ष्य में अंकन को संभव बनाती है। स्थिर बिंदु का अर्थ आम भाषा में बोला जाए तो ये है कि जहाँ आर्टिस्ट ने बैठकर ये चित्र बनाया है वो ही निर्धारित हो चुका है स्थिर बिंदु उसके लिए। यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ और जहाँ खड़ा होकर मैं चित्र बना रहा हूँ और इस एंगल से मुझे ये बिल्डिंग जैसी दिख रही है, ये क्षितिज जैसा दिख रहा है, ये पेड़ जिस प्रकार का दिख रहा है, तो वो इसी स्थिति से दिखेगा। क्योंकि अगर मैं इधर आ गया या इधर रोड के बीच में आके बनाऊंगा तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे, ये बिल्डिंग भी कुछ और दिखेगी। इसलिए स्थिर बिंदु या स्टेशनरी पॉइंट एक होना निश्चित है। ये लैंडस्केप पेंटिंग यानी इस दृश्य चित्रण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई दिन में बनता है। जैसे ये पेंटिंग बनी है लगभग 20 दिन में, और रोज़ लगभग 2 घंटे मैं बैठता था यहाँ आउटडोर इसी जगह, लेकिन एक फ़िक्स जगह में बैठता था। अगर मैं एक दिन यहाँ बैठूँ दूसरे दिन इधर बैठूँ तो ये जगह चेंज होते होते फिर ये सब कुछ विकृत हो जाता। तो इसलिए उस फिक्स जगह पे, यहाँ तक कि फ़िक्स टाइम पे भी बैठना होता है, क्योंकि सनलाइट का जो डायरेक्शन होता है वो उस टाइम पर एक निश्चित होता है, उसके बाद वो कलर बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ विज़न। लाइन ऑफ विज़न को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर क्षितिज रेखा है, फिर दर्शक या कलाकार के ठीक सामने क्षितिज रेखा पर बिल्कुल मध्य में दृष्टि बिंदु, और जहाँ पर दर्शक या कलाकार खड़ा है वो है स्थिर बिंदु, और इन दोनों के बीच में जो लाइन है वो है दृष्टि रेखा। इसे लाइन ऑफ विज़न कहा जाता है। और यहाँ पर मेरे लिए लाइन ऑफ विज़न है ये, यहाँ मेरे लिए हॉरिजॉन का जो मिडिल है वो ये है, तो यानी मेरे लिए दृष्टि बिंदु ये है, ये दृष्टि रेखा है, और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है स्थिर बिंदु, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट। आगे जाके जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब, और जियोलॉजी के अंतर्गत भी स्टेशनरी पॉइंट का क्या महत्व है ये आप समझेंगे। स्टेशनरी पॉइंट किसी भी वस्तु के मापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि एक स्थिर बिंदु को भूमि पर मानते हुए ही आप उसी एंगल से किसी भी डायरेक्शन का मेज़रमेंट नोट करते हैं। संक्षेप में कहें तो दृष्टि रेखा स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाती है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अदृष्ट बिंदु, यानी वैनिशिंग पॉइंट। वैनिश से आप लोग समझते होंगे गायब हो जाना, वैनिश। तो ये जो अदृष्ट बिंदु या वैनिशिंग पॉइंट है ये चित्र में किधर होता है? आमतौर पर ये हॉरिजॉन के आसपास होता है, क्योंकि वहीं जाकर, उदाहरण के लिए जैसे ये जो सड़क है यहाँ दूर जाकर ये वैनिश हो गई है क्षितिज में। इसी प्रकार अगर ये बिल्डिंग्स की लाइन और लंबी होती और आगे बिल्डिंग्स होती तो सबसे आगे की जो बिल्डिंग होती वो डिसअपियर होते होते फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, यानी ये सब क्षितिज में समाहित होता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार आकाश में भी वैनिशिंग पॉइंट क्षितिज होता है। उदाहरण के लिए यहाँ बड़े बादल और फिर आगे जाते हुए ये छोटे बादल और लास्ट में बिल्कुल छोटे और फिर अंत में कुछ नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार अगर कोई ऐसा पुल होता जो जिसके नीचे आप खड़े हैं और पुल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो डिस्टेंस पर जाते जाते वो पुल यहाँ वैनिश होता हुआ यानी अदृष्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इसे कहा जाता है वैनिशिंग पॉइंट या अदृष्ट बिंदु। जो आकार क्षितिज रेखा से ऊपर होते हैं उनका अदृष्ट बिंदु नीचे होता है, और क्षितिज रेखा से नीचे के आकारों का अदृष्ट बिंदु इसके ऊपर होता है।
अदृष्ट बिंदु के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य होते हैं अदृष्ट बिंदु के आधार पर, वैनिशिंग पॉइंट के आधार पर। पहला है समानांतर परिप्रेक्ष्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल पर्सपेक्टिव, समानांतर परिप्रेक्ष्य। इसे सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, एकल बिंदु परिप्रेक्ष्य। अब उदाहरण के लिए जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ हूँ बीच में, तो इसमें यही नियम काम करता है। यदि किसी आकृति का सम्मुख भाग, यानी जैसे चबूतरा, चित्र तल के समानांतर हो और दृष्टि रेखा उसके मध्य से गुजरती हो, तो इसे समानांतर परिप्रेक्ष्य कहते हैं। समानांतर परिप्रेक्ष्य में आकृति के सामने के तल समानांतर होते हैं, परंतु अन्य तल नहीं। अर्थात आकृति की दाईं व बाईं भुजाएं समानांतर होते हुए भी क्षैतिज रेखा के मध्य भाग में जाकर एक वैनिशिंग पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी। समानांतर परिप्रेक्ष्य में आकृति के सामने के तल समानांतर होते हैं, जैसे ये और ये दूर का ये तल जहाँ ये समाप्त हो रहा है, लेकिन अन्य तल समानांतर नहीं होते हैं। यानी आकृति के दाईं और बाईं भुजाएं समानांतर होते हुए भी क्षैतिज रेखा के मध्य भाग में जाकर मिलती हैं, जहां अदृष्ट बिंदु होता है। इसीलिए इसको एकल बिंदु परिप्रेक्ष्य या सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ इस चित्र को देखिए, ये समानांतर परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव। जिसमें एक बॉक्स है और ये बिल्कुल सेंटर में आपकी दृष्टि के, तो उसके बॉक्स की ये साइड की भुजाएं दूर जाकर वैनिश हो रही हैं, क्योंकि इसके सेंटर से आप इसको देख रहे हैं। यहाँ पर इस चबूतरे की भी स्थिति ऐसी ही है, और रेल की पटरी के बीच में खड़े होकर जब आप देखते हैं तब भी ऐसी ही स्थिति बनती है। वैनिशिंग पॉइंट के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय परिप्रेक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर पर्सपेक्टिव। कोणीय परिप्रेक्ष्य, एंगुलर पर्सपेक्टिव, जो कि समानांतर परिप्रेक्ष्य से थोड़ा अलग है। समानांतर परिप्रेक्ष्य तो आपके सामने की इस वस्तु के संदर्भ में था, लेकिन कोणीय परिप्रेक्ष्य साइड की वस्तु के संदर्भ में है। जैसे ये बिल्डिंग जो है ये साइड में है, तो इसका जो सेंट्रल प्रोजेक्शन है वो साइड में है और ये दूर जाकर यहाँ मिक्स हो रहा है। यानी वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो जब किसी आकृति के दोनों भाग चित्र तल में समानांतर स्थित न होकर कोई कोण बनाते हों, तो इसे कोणीय परिप्रेक्ष्य एंगुलर पर्सपेक्टिव कहते हैं। इस आधार पर किसी भी वस्तु के अनेक वैनिशिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पहले ऊपर वाले चित्र को देखिए। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के इधर का हिस्सा बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा इस पेंटिंग में बिल्डिंग बनाई गई है, और बिल्डिंग के इस तरफ का हिस्सा अगर दिखता तो इसका वैनिशिंग पॉइंट इधर निकलता और बिल्डिंग के इधर वाला वैनिशिंग पॉइंट इधर निकलता। यानी यहाँ दो वैनिशिंग पॉइंट होते। इसको अब आप इस स्कूल बिल्डिंग से समझिए। यहाँ इसका जो वैनिशिंग पॉइंट है वो इधर है, और यहाँ का भाग अगर मैं बनाता तो यहाँ भी बिल्डिंग दूर जाती हुई छोटी हुई होती हुई बनाता मैं, और जिसका वैनिशिंग पॉइंट लेफ़्ट साइड में होता, वो भी क्षितिज में जाके मिलता। तो इस प्रकार का पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप बिल्डिंग को छत की तरफ से देख रहे होते तो इसमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनता, क्योंकि इसमें एक तो मिडिल पर्सपेक्टिव बन रहा है, एक राइट में बन रहा है और एक लेफ़्ट में बन रहा है। लेफ़्ट और राइट के वैनिशिंग पॉइंट्स बन रहे हैं। यहाँ पेंटिंग में हमने जो स्कूल बिल्डिंग बनाई है उसका पर्सपेक्टिव इस प्रकार का है। इस साइड से आप देखिए, एंगुलर पर्सपेक्टिव है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य की अवधारणा को आप लोग संक्षेप में देख लीजिए, और इस टेबल को स्टूडेंट्स नोट कर लें।
और फिर उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखें, तब इनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के हैं, रेखीय परिप्रेक्ष्य और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। और परिप्रेक्ष्य के ये कुछ मुख्य बिंदु हैं: चित्रतल, क्षितिज रेखा, दृष्टि बिंदु, स्थिर बिंदु, दृष्टि रेखा, अदृष्ट बिंदु। और अदृष्ट बिंदु के दो प्रकार हैं: समानांतर परिप्रेक्ष्य, कोणीय परिप्रेक्ष्य। और कोणीय परिप्रेक्ष्य के भी दो प्रकार हैं: द्विबिंदु परिप्रेक्ष्य और त्रिबिंदु परिप्रेक्ष्य। तो ये मैंने परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको समझाया है, क्योंकि इसको समझे बिना लैंडस्केप पेंटिंग सही तरह से पॉसिबल नहीं थी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा लैंडस्केप पेंटिंग के कुछ स्टेप्स एकदम सरल रूप में, जिसमें मैं इस लैंडस्केप को बनाते समय स्टार्टिंग से जो फ़ोटोज़ लिए थे वो दिखाते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बच्चों, लैंडस्केप पेंटिंग मूल रूप से एक आउटडोर पेंटिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसके लिए आप जिस एलिवेशन से पेंटिंग बना रहे हैं उसी के अनुसार आपको अपनी पोजीशन का निर्धारण करना पड़ता है। और ये पोजीशन इस आधार पर निर्धारित करनी पड़ती है कि आप कहीं बैठकर लैंडस्केप बनाना चाहते हैं या खड़े रहकर। एक लैंडस्केप आमतौर पर कई सिटिंग्स में बनता है, तो आपको प्रतिदिन उसी निर्धारित स्थान पर और निश्चित समय पर पेंटिंग का बचा हुआ हिस्सा बनाना होता है। पेंटिंग का प्रोसेस और लोकेशन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पेंटिंग किसी आधार पर टिकी होनी चाहिए। इसके लिए पेंटिंग स्टैंड सबसे बेहतर टूल है। इसे एजल भी कहते हैं। अगर आप खड़े होकर पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो एजल पर पेंटिंग का लेवल फिक्स करना होगा, ताकि वह अगली सिटिंग में बदले नहीं। यहाँ मैंने मीडियम के रूप में चुना है कैनवास पर एक्रिलिक कलर, क्योंकि मैं यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहा हूँ, इसलिए उनको प्राथमिक जानकारी भी देना चाहता हूँ। पेंटिंग में मीडियम का मतलब होता है वह कलर या सतह जिसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे वाटर कलर ऑन पेपर, ऑयल कलर ऑन बोर्ड या पोस्टर कलर ऑन पेपर। यहाँ मेरा मीडियम या माध्यम है एक्रिलिक कलर ऑन कैनवास। तो अब थोड़ा परिचय मैं कैनवास का भी दे दूँ। कैनवास मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। पहला है स्टेच्ड कैनवास, यानी फ्रेम पर खींचा हुआ कैनवास। कैनवास के कपड़े पर वाइट जिंक या वाइट डेकोप्लास्ट लगा हुआ होता है, जिसे कील से या पिंस से वुडन फ्रेम पर लगाया गया जाता है, इसलिए इसे स्टेच्ड कैनवास कहते हैं। दूसरा है कैनवास बोर्ड। कैनवास बोर्ड गत्ते पर लगा हुआ कैनवास का कपड़ा होता है। तीसरा है कैनवास पैड। इसमें ड्राइंग फाइल में जिस प्रकार से ड्राइंग शीट्स होती हैं उसी प्रकार कैनवास का कपड़ा लगा हुआ होता है। चौथा है कैनवास रोल। इसमें कैनवास के कपड़े का रोल होता है, जिसे कटिंग करके आर्टिस्ट पेंटिंग बना सकता है। यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि लैंडस्केप बनाते समय आपको किस डायरेक्शन में देखना है और किस डायरेक्शन में वर्क करना है। लैंडस्केप पेंटिंग में दृश्य आपके दाहिने या बाईं ओर होना चाहिए, क्योंकि कैनवास बिल्कुल सामने होने पर दृश्य आपको नज़र नहीं आएगा। या फिर पेंटिंग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पेंटिंग नीचे हो, ताकि आप नीचे पेंटिंग में वर्क कर सकें और सामने दृश्य को देखकर ऑब्जर्व कर सकें। ये लैंडस्केप बनाने में मैंने जिस मीडियम का उपयोग किया है वो एक्रिलिक मीडियम है। एक्रिलिक मीडियम में मूल रूप से सॉफ्ट हेयर ब्रशेस का उपयोग होता है। इस पेंटिंग में मैंने आर्टिस्ट लेवल एक्रिलिक कलर्स का उपयोग किया है, जो ट्यूब के फॉर्म में आते हैं। स्टूडेंट लेवल एक्रिलिक कलर्स भी उपलब्ध होते हैं। एक्रिलिक कलर्स जल्दी सूखते हैं, इसलिए इसके उपयोग के बाद ब्रश को तुरंत धोकर रखना पड़ता है, वरना ब्रश पर कलर जम जाता है।
कलरिंग में मैंने स्टार्ट किया है बेसिक कलर्स लगाकर। कलर करते समय भी पर्सपेक्टिव के अनुसार कलर किया जाता है। यहाँ देखिए ब्रश पकड़ने का सही तरीका। जब हम बड़ी पेंटिंग बनाते हैं तो ब्रश इस प्रकार से पकड़ते हैं, जबकि छोटी पेंटिंग बनाते समय या टेबल वर्क करते समय हम ब्रश इस तरह पकड़ते हैं जैसे पेन पकड़ते हैं। थोड़ा परिचय मैं लैंडस्केप पेंटिंग का दे दूं। लैंडस्केप पेंटिंग के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशनल लैंडस्केप, यानी प्रतिनिधि दृश्य चित्र या दृश्य को स्वाभाविक रूप से वैसा बनाना जैसा वह दिखाई दे रहा है, जैसा इस पहले चित्र में है। ये जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लैंड के एक फेमस लैंडस्केप पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग है। दूसरा प्रकार है इम्प्रेशनिस्टिक लैंडस्केप, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभाववादी दृश्य चित्र। इसको प्रभाववादी या इम्प्रेशनिस्टिक इसलिए कहते हैं कि लाइट का इम्प्रेशन ऑब्जेक्ट्स पर जो पड़ रहा है केवल उसका ऑब्जर्वेशन करके उसे ही चित्रित किया जाता है। तीसरा प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप, जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ये सब एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं वर्ल्ड की बहुत फेमस, जो वर्ल्ड के प्रसिद्ध संग्रहालयों में हैं, और क्रिस्टीज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चित्र विक्रेता संस्थान है वो इनका ऑक्शन करती है। ये पहली पेंटिंग हेनरी माथिस, उनका लैंडस्केप है। हालांकि आप शायद इसको लैंडस्केप ना बोलें, लेकिन ये लैंडस्केप है। यह आंद्रे डेरेन इनके द्वारा बनाया गया कलरफुल लैंडस्केप है। ये मॉडर्न आर्ट की कैटेगरी में आने वाले लैंडस्केप हैं। इन लैंडस्केप का कंसेप्ट ये है कि जो दिख रहा है वो बनाना तो कैमरा भी कर सकता है, लेकिन आर्टिस्ट उसका सार प्रस्तुत करता है कि वो देखकर क्या फील कर रहा है। यानी पेंटिंग आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन है, ना कि ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्ज़र्व ज़रूर करता है, लेकिन उससे जो उसको फीलिंग्स होती हैं उसी को वो एक्सप्रेस करता है। इसमें लास्ट पेंटिंग जो है वस्तुनिरपेक्ष पेंटिंग या मॉडर्न आर्ट में ये लैंडस्केप है, जिसे निकोलस डी स्टेल ने बनाया है। और अभी 2020 में इसका ऑक्शन क्रिस्टीज़ की तरफ से हुआ था, जिसमें ये $4.5 लाख में बिकी थी ये पेंटिंग। इस लैंडस्केप से ये सिद्ध होता है कि आर्टिस्ट वो बनाता है जो वह अनुभव करता है। कुछ लोगों को ये कड़वी सच्चाई माननी होगी कि कला का मतलब केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि इसे एक ब्रॉड सेंस में लिया जाना चाहिए। रंग बिरंगे बेल बूटों से ज़्यादा गहरा अर्थ पिकासो की खुरदुरी पेंटिंग्स में है। इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने चमकीले रंगों के माध्यम से दृश्य के सार को व्यक्त किया है। उसने इटली के एक प्राकृतिक स्थल सिसिली के दृश्य को स्पष्ट लाइनों और शुद्ध रंगों में व्यक्त किया है। कलरिंग करने के बहुत से मेथड्स और टेक्निक्स हैं। कलरिंग केवल ब्रश से नहीं होती है। आप इसके लिए कई टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये टूल है स्पैटुला या चित्रण चाकू। इससे फ़ायदा है कि इससे आप गाढ़े रंग उभरे हुए लगाएंगे तो इससे आप टेक्सचर बना सकते हैं, यानी खुरदुरी बनावट सतह की। ये चित्रण के चाकू या स्पैटुला कई प्रकार के आते हैं, जो आर्टिस्ट अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका उपयोग करते हैं।
ऑब्जर्वेशन दृश्य का अगर आपने ध्यान से किया है तो आप ब्रश के स्ट्रोक आसानी से समझ सकते हैं। प्रत्येक वस्तु की कलरिंग में ब्रश के अलग स्ट्रोक होते हैं। पेड़ की छोटी टहनियाँ बनाने के लिए राउंड टिप्ड ब्रश के स्ट्रोक्स। ब्रश की डंडी से भी गाढ़े कलर के स्ट्रोक्स लगाए जा सकते हैं। यहाँ अमलतास के फूल में मैं ब्रश की डंडी के स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। पेड़ की एक एक पत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट ऐसा आभास देता है कि दर्शक को पेड़ की पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इसके लिए पहले उस पेड़ की पत्तियों का सबसे गहरा शेड बैकग्राउंड में लगाएं। आउटडोर लैंडस्केप पेंटिंग हो या कोई दूसरे टाइप की पेंटिंग, आपके पास टाइम और पेशेंस होना चाहिए। ऐसी पेंटिंग हड़बड़ी में नहीं बनती है। अगर आपने पहले ही ये टारगेट बना लिया है कि आपको केवल आधा घंटा या 45 मिनट पेंटिंग बनानी है, तो ना आपका पूरा कंसंट्रेशन बन पाएगा और ना ही आपके टूल्स ठीक से जमेंगे, क्योंकि लैंडस्केप पेंटिंग के लिए लगभग आधा घंटा आपको कलर्स, ब्रश, एजल सेटअप करने में लग जाएंगे। अगर आप सिंपल से सिंपल लैंडस्केप भी बना रहे हैं जिसमें वाटर कलर या पोस्टर कलर और पेपर का यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपके पास टाइम और पेशेंस ज़रूरी है। लैंडस्केप बनाते समय पेड़ की पत्तियों की सरसराहट सुनें, पक्षियों की चहचहाहट सुनें। और इस समय अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो स्विच ऑफ कर दें, नहीं तो आप दृश्य को ठीक से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। तो यह तैयार हो गया लैंडस्केप। इसमें जो डेप्थ दिखाई दे रही है यानी गहराई, वो मुख्य रूप से स्कूल बिल्डिंग, रोड और चबूतरे के लीनियर पर्सपेक्टिव की वजह से है। एक बार ज़रा हम तुलनात्मक रूप से वास्तविक वीडियो और पेंटिंग में बने दूर के एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसमें मैदान में गोल पोस्ट लगा है। इसमें गोल पोस्ट के छोटे साइज़ में ये रहस्य है कि इसको डिस्टेंस पर दिखाने के लिए एकदम पतली लाइन में, और उसकी तुलना में गोल पोस्ट के बैकग्राउंड में उगे पेड़ पौधों को धुंधला बनाया गया है, जिससे गहराई और घनत्व का आभास चित्र में होता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन के साथ ऐसी पेंटिंग बनाएं तो इससे आपका कंसंट्रेशन डेवलप होगा। ज्योमेट्री और फिज़िक्स की नॉलेज बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।